नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। कल हमने, आपको याद हो तो हमने महाजनपद काल को कंप्लीट किया है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। हमने वहाँ अवंती और चेदी को वहाँ डिस्कस किया, पूरा ढंग से डिटेल से डिस्कस किया है वहाँ। आज हमें इसके बाद जब आगे बढ़ना है हिस्ट्री में, तो हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष। तो क्या हम यहाँ मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल उसको एक पृष्ठभूमि में जानते हुए पढ़ेंगे। ये तो क्योंकि हम भारतीय इतिहास में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, परंतु यहाँ हमें तो एमपी के संदर्भ को भी तो मिलाना है। जैसे मगध साम्राज्य में एमपी का विलय हुआ तो कब हुआ? मगध में क्या कितने साम्राज्य थे? आपके मन में प्रश्न बन सकते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ हयक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है ना। तो कुकिस वंश के जब शासन था तब अवंती का विलय हुआ। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और एक इतिहास में एक सही समझ, और जैसा कह सकते हैं हम कि एक पूरा जैसा एक लिंक होना जरूरी है कि इसके बाद ये घटना घटी, ये घटी, और पूरा तर्क कुतर्क के साथ तर्क होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि महाजनपदों में 16 महाजनपदों में आपको क्या देखने को मिल गया है कि मगध ही सबसे ताकतवर राज्य बना है, और इसमें कई राज्यों ने या कई वंशों ने यहाँ शासन किया है। तो मगध ही क्यों? मगध ही क्यों? अवंती क्यों नहीं? वत्स क्यों नहीं? कौशल क्यों नहीं? तो मगध की कुछ स्थितियाँ ऐसी थीं, कुछ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी थी, कुछ आर्थिक रीजन ऐसे थे, कुछ राजनीतिक ऐसे समीकरण बन रहे थे कि मगध ही को क्या बनना था? सबसे बड़ा राज्य के रूप में उसको उभरना था। तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर कौन कौन से राज्यों कौन कौन से वंशों ने यहाँ शासन किया है। फिर अवंती का विलय कब हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बिंबिसार ने कई बार हमले किए हैं अवंती पर, जब चंड प्रगोत के समय, परंतु जीत हासिल नहीं हुई है। फिर जब शिशुनाग वंश आता है, यानी हयक वंश का पतन होने के बाद, तो शिशुनाग यहाँ अवंती को विलय कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक पृष्ठभूमि के रूप में समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जब नंद वंश का पतन होता है तो मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश में आपको पता है कि हमें अशोक को डिस्कस करना है, क्योंकि अशोक का मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत सारा इतिहास डिपेंड है अशोक पर। तो पर डायरेक्ट अशोक को तो नहीं हम यहाँ देख सकते, हमें उसके पहले एक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। फिर तो हम जितना चीज़ें बोर्ड पर देंगे वो सारी हम एमपी के तथ्य यहाँ से देंगे, परंतु हम यहाँ से कुछ मुँह जबानी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपने इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको कोई समझ से जाएगी नहीं। फिर भी हम यहाँ आपको जब पढ़ते समय हम कुछ चीज़ें इस तरीके से बोर्ड पर बताएंगे ताकि आपको कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम एक पृष्ठभूमि देखते हैं। अवंती का विलय तो होना ही है मगध में, पर किस वंश के शासकों ने किया या किस शासक ने किया, ये भी डिस्कस करेंगे। तो उस समय कुछ प्रमुख महाजनपद थे जिनमें हम देखते हैं प्रमुख 4 महाजनपद थे। बाकी तो 16 थे ही, पर हम 16 में भी 4 को देखते हैं। 4 प्रमुख महाजनपद थे। जैसे हम पहले बात कर लें तो अवंती भी कम नहीं था, अवंती की स्थिति ठीक थी। दूसरा हम कौशल को देखें, कौशल के बाद हम वत्स को देखें, ये भी शक्तिशालियों में गिना जाता था। और चौथा हम देखेंगे मगध। तो इन चारों में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? इन चारों में ही मगध का उत्कर्ष हुआ। था यानी हम ये समझेंगे कि मगध का उत्कर्ष या मगध ही समृद्धशाली बना, उसकी वजह क्या थी। तो मगध के उत्कर्ष में कुछ कारण थे। तो पहला हम कारण समझ सकते हैं, एक तो आर्थिक रीजन है, आर्थिक कारण हम कहेंगे। कोई भी महाजनपद या किसी भी देश या राज्य को शक्तिशाली बनना है तो उसके आर्थिक कारण, आर्थिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ भी बहुत अच्छी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी राजनीतिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली हैं। आपको हम यहाँ एक डायग्राम भी बताते हैं आपको मगध की स्थिति, ताकि आपको और अच्छे से मगध क्या हो, स्पष्ट हो। चलिए इस साइड देखते हैं।
मगध कहाँ है आपको, मगध आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी बिहार झारखंड वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मगध देखने को मिल रहा है। ये है मगध राज। एक बोर्ड पे आपको ये मगध राज क्या दिख रहा है यहाँ, एक मिनट बोर्ड पे देखें, ठीक है। अब मगध को आपको पता चल गया बिहार झारखंड वाले रीजन में है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति क्या है, तो आप देखें यहाँ गंगा रिवर है, गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे सोन, गंडक, पुनपुन। तो यहाँ जब गंगा की सहायक नदियाँ हैं यानी ये क्षेत्र कैसा है, जड़ोल मृदा का है। जड़ोल मृदा का है तो यहाँ अतिरिक्त कृषि का उत्पादन होगा, लोहे की खोज वगैरह हो ही चुकी है। तो यहाँ जब अतिरिक्त उत्पादन होगा तो समृद्धशाली बनेगा, एक तो एक। अब दूसरा, झारखंड जब यहाँ रीजन पड़ रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि झारखंड आज भी क्या है, खानों का है, वहाँ लोहा खूब निकल रहा है, तांबा है, यानी पूरा एक खनिजों के मामले में झारखंड राज्य आज भी है। तो यहाँ सब आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ लोहे की खानें भी हैं, तांबे की खानें हैं, है ना, यहाँ जंगल है, हाथी है, यानी सारी वो सब सुविधाएं हैं जो एक आर्थिक महाजनपद को ऊपर जाने के लिए आवश्यक है। तो आपने आर्थिक रीजन देखे यहाँ, अब हम उनको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वो भारतीय स्थिति का टॉपिक है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में आपको याद हो तो यहाँ राजधानी राजगीर है, पाटलिपुत्र है। तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर है, यानी मगध का नदियों पर या पानी पर अधिकार है। इससे हुआ क्या, यातायात सुगम हुआ, सैन्य कहीं भी जाना ले जाना व्यापार के लिए आसान हुआ, कहीं विद्रोह हो रहा है तो तुरंत सैन्य कार्रवाई हो जा रही है, यानी समृद्धशाली में भौगोलिक स्थिति का भी भौगोलिक कारण भी रहा। और पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है तो वो भी एक फायदा हुआ, डिस्कस नहीं करेंगे हम, है ना। एक राजनीतिक कारण है, यहाँ जो भी शासक हुए या जो भी वंश यहाँ आए वो एक से एक योग्य और बड़े महत्वाकांक्षी वाले आए, जैसे बिंबिसार आया, अजातशत्रु आया, शिशुनाग आए, है ना, महापद्मानंद आए, घनानंद आए। तो आपने देखा यहाँ एक से बढ़कर एक है। तो ये कुछ कारण रहे मगध के उत्कर्ष के, हो गया आपको स्पष्ट। यहाँ से राजनीतिक आपको स्थिति पता ही है, कूटनीति वगैरह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने। तो ये मगध उत्कर्ष हो जाता है। अब मगध उत्कर्ष हो गया यानी मगध साम्राज्य बन गया है। तो मगध साम्राज्य में किन किन, मगध साम्राज्य बन गया है ऐसा मान लें आप। अब जब मगध साम्राज्य बन गया है तो यहाँ कई राजवंशों ने क्या किया होगा, शासन किया होगा। ये सब पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही लिखेंगे। तो पहला यहाँ जो शासन हुआ है वो हुआ है बृहदत्त वंश ने। कई लोग हयक वंश से भी इसको मानते हैं, फिर भी आप बृहदत्त वंश से इसको माने। बृहदत्त वंश का यहाँ सबसे पहले शासन होता है मगध पर। तो इनके बारे में जाना जाता है, या जो भी हमें इतिहास में एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि इनका पुत्र जरासंध का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, जिनकी वध भीम करते हैं श्री कृष्ण के निर्देशन पे, ठीक है। तो यहाँ बृहदत्त वंश पहला वंश हुआ। दूसरा, मगध साम्राज्य में जो अगला वंश आता है वो आता है हयक वंश। ये पृष्ठभूमि नहीं जानोगे तो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। हयक वंश का जो समय हमें देखने को मिलता है 544 बीसी से 412 बीसी के मध्य। यहाँ कौन कौन से योग्य राजा हुए, कल हमने एक शासक का यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, बिंबिसार का, जिनकी वैवाहिक नीति, कूटनीति बहुत ज़्यादा थी, बिंबिसार हुए, ठीक है। बिंबिसार के बारे में आप जानते ही हैं कि कल ही हमने बताया था कि इन्होंने कई बार अवंती को अपने अधीन करने का प्रयास किया परंतु नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो फिर क्या किया इन्होंने, फाइनली जब नहीं कर पाए तो जब चंद्र प्रगोत की स्वास्थ्य का कमज़ोर हुआ, जब उन्हें पीलिया नामक रोग होता है तो अपने राज वैद्य को यहाँ पहुँचा देते हैं, यानी वो अपनी मित्र नीति का उपयोग करते हैं कूटनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने कल देखी है हमारे साथ, ठीक है। ये आपका अवंती समझ लें, ये कौन सा जनपद है आपका, अवंती। इसके बाद यहाँ बाकी इनके वैवाहिक संबंधों पर चर्चा की जाए तो आपको कल एक वैवाहिक संबंध हमने बताया था। कौशल जो आपका जनपद है, यहाँ कौशल जनपद में जो शासक राजा हुए प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकौशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया और दहेज स्वरूप काशी मिला। उस समय काशी का जो राजस्व था वो 1 लाख था, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं आप काशी कितना इंपॉर्टेंट था। दूसरा, इन्होंने विवाह लक्ष्मीगढ़ राज्य के आपके चेटक की बहन चेलना से किया। वहीं इन्होंने एक तीसरा विवाह मध्य देश यानी कुरुक्षेत्र के पास वाले में वहाँ की क्षेमा राजकुमारी से विवाह किया। तो 3 तो प्रमुख हैं, बाकी बहुत सारे और किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैवाहिक नीति है।
अब अजात शत्रु आते हैं। मित्र नीति कल हमने आपको बताई है कि इन्होंने गंधार में मित्रमंडल भेजा और अवंती में, जैसा हम कल लिखा चुके इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद अजात शत्रु आता है, इनका पुत्र। अजात शत्रु के समय मगध अपने चरम उत्कर्ष पर था और ज़्यादा साम्राज्यवादी था। इसने भी वैवाहिक नीति अपनाई है, क्योंकि आपको याद हो जब इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी अपने पिता की, तब प्रसन्नजीत नाराज हुए, उन्होंने काशी वापस लिया। तो दोबारा युद्ध होता है कौशल और मगध का, उसमें प्रसन्नजीत हारते भी है और अपनी पुत्री का विवाह बजीरा का कराना पड़ता है और साथ साथ काशी फिर देना पड़ता है। और वहीं अजातशत्रु ने बज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री भस्कार को भेजा, सफल हुए। कई आधुनिक हथियार थे, जैसे महाशिला कंटक है ना, ये सब इनके पास क्या थे, हथियार थे। एक हथियार है रथमूलक, जो ऑटोमेटिक चलता था, ऐसा चक्र सा चलता था और लोग उसमें कटते रहते थे। तो काफ़ी डेवलपमेंट किया। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगति हुई और यहीं इनके ही समय में गौतम बुद्ध की क्या महावीर गौतम बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी यहाँ नहीं देखेंगे, केवल आपको एक हम जनरल टच करते हुए निकल रहे हैं, ऐसा कहें। अजातशत्रु के बाद उनका पुत्र आता है उदयन, ठीक है ना। उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की है, ठीक है ना। और उदयन के बारे में हम जितना देखें कि जो उदयन की नीति है आपकी, उदयन ने ही पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। अभी तक राजधानी राजगिरी चल रही थी, उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी लाए। उदयन के बाद अनिरुद्ध हुए, मुंडक हुए और लास्ट अंतिम शासक कहा जाए तो नागदशक हुए। नागदशक की हत्या उनका मंत्री शिशुनाग कर देता है। यानी अब अगला वंश यहाँ कौन आ गया है, तीसरा, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश आ गया है और इसका समय कितना है, 412 बीसी से 412 बीसी से हम लिखते हैं इसको 344 बीसी के मध्य, ठीक है। यहाँ शिशुनाग वंश आता है, यानी शिशुनाग ही राजा बनता है, उसके नाम पे ही वंश का नाम पड़ जाता है। अब शिशुनाग ने ही, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाना था हमें, अवंती को मगध साम्राज्य में विलय कराया था। और जब मगध साम्राज्य में अवंती का विलय हुआ, अवंती ये है, और अवंती के विलय के साथ साथ ही वत्स का भी विलय हो गया, क्योंकि अवंती के अधीन ही क्या था, वत्स था। विलय के साथ ही वत्स भी मगध के नियंत्रण में आ गया। मगध भी के साथ ही बस मगध के नियंत्रण में आ गया। तो ये कितना, यानी आपको शिशुनाग वंश अब क्लियर हुआ। तीसरा जो वंश था उसने ही अवंती का विलय किसमें कराया, मगध साम्राज्य में कराया। आपको यहां से स्पष्ट हुई चीजें। अब इनके समय शिशुनाग ने राजधानी जो अभी तक पाटलिपुत्र थी वो राजगिरी ले गए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी वंश में कालाशोक आता है, इसका पुत्र। शिशुनाग हो गया यहाँ पहला शासक, दूसरा लिखते हैं कालाशोक। कालाशोक जो है इसके पुत्र होते हैं। और यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई है कालाशोक, ठीक है। तो कालाशोक भी आप लिखेंगे, ठीक है, या कोलोशोक भी लोग बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी परिवर्तित किया और उसके बाद फिर राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, ठीक है। अब इनके पश्चात चौथा जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। चौथा वंश कौन सा आता है, नंद वंश। कहाँ, यहाँ दिख रहा है बोर्ड पर, यहाँ लिख दे रहे हम, यहाँ ठीक है क्या। चौथा वंश आता है नंद वंश। नंद वंश में आपको देखते हैं, इसका भी समय लिख लें आप। नंद वंश का समय जो है 344 बीसी से 322 बीसी के मध्य है। 344 बीसी से 322 बीसी के मध्य है। यहाँ भी बहुत शासक हुए। यहाँ पहले शासक तो आपको देखने को मिलेंगे महानंदन, जो संस्थापक देखने को मिलते हैं हमें। महानंदन संस्थापक हो गए, एक शासक। दूसरे शासक जो मिले वो हमें काफ़ी शक्तिशाली मिले, जिनका नाम है महापद्मानंद। महापद्मानंद ने आपका कलिंग को जीता था यहाँ, और वहाँ नहर खुलवाई थी। इसके सबूत हमें खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में मिलते हैं, ठीक है ना। और फिर जो सबसे खतरनाक यहाँ राजा मिला वो घनानंद मिला। ये तो आपने सीरियल वगैरह में देखा ही होगा। घनानंद का इतना खौफ था कि सिकंदर की सेना भारत आने से डर गई थी। और घनानंद में जो सबसे समस्या वाली बात थी, उसको धन का बड़ा व्यसन था, बड़ी लालसा थी धन के प्रति।
तो वो धन कैसे अर्जित करेगा? जनता पर अतिरिक्त कर लगाएगा। अतिरिक्त कर लगाया उसने तो जनता पर बोझ पड़ा तो ये अकुशल जो उसका शासन था, तो इसको देखते हुए कौटिल्य ने इस शासन को अलग किया और घनानंद की जगह चंद्रगुप्त से क्या करा दिया? हरा दिया, और चंद्रगुप्त ने इसको हराया और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। यानी मगध पर अभी आपने 4 वंश को देखा, अब अगला देखेंगे आप मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश में हम केवल जनरल 2-4 बातें बताते हुए आपको हम बिंदुसार ने के समय ही अशोक राज्यपाल था उज्जैन का, और उसके बाद हम अशोक को डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है और एमपी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पर डायरेक्ट हम अशोक पढ़ाए तो आपको समझ में आता क्या? नहीं आता, इसलिए ये हमें पृष्ठभूमि के रूप में आपको समझाना पड़ा। स्क्रीनशॉट लें और आप हेडिंग डालें मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। यहाँ 4 नंद वंश तक होगा, इसके बाद क्या देख रहे हैं आपको? मौर्य साम्राज्य आता है, और कहाँ है? मगधी में। ये आपने बेसिक जाना, ये पृष्ठभूमि के रूप में यदि आप नहीं जानते तो आपको स्पष्ट समझ में नहीं आता, कहीं कड़ी जोड़ने में आपको समस्या जाती, या फिर आपका भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छा कमांड होता, तभी आप इसको समझ सकते थे। ठीक है ना? इस तरीके से हम आपको हिस्ट्री यहाँ करा रहे हैं एमपी के। आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको इसका फ़ायदा स्वतः ही दिखने को मिल जाएगा। हम सब हेडिंग डालते हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। अब मगध पर कौन सा आ रहा है? मगध पर अब कौन? मगध साम्राज्य ही है आपका, तो हम यहाँ ही डालते हैं। अब मगध साम्राज्य पर कौन सा वंश राज्य कर रहा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश आ गया है। तो मौर्य वंश की कुछ बेसिक बातें, जैसे कब तक रहा ये वंश? तो 322 बीसी से 185 या 84 बीसी लिखा होता है। ठीक है, ठीक है। अब इस वंश के संस्थापक कौन है, या इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं? तो लिख लें आप, कुछ 2-3 बेसिक बातें लिखा दें। भारत का मुक्तिदाता किस वंश को माना जाता है? मौर्य वंश को। ठीक है, और इसके बाद संस्थापक कौन है? ये कुछ बेसिक लिखा रहा है जो कि आपको हर जगह पता हो। संस्थापक कौन है? अभी अभी बताया, नंद वंश की, घनानंद की हत्या करे कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हो गए। यहाँ का राजकीय भाषा, राजकीय चिन्ह, तो लिखेंगे राजकीय भाषा पाली है, और राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो मोर है ना? और क्या ध्यान रखना है? और राजधानी कोई पूछे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। ये आपने क्या जाना? यहाँ से बेसिक जाना। अब हम मौर्य वंश में चंद्रगुप्त संस्थापक हो गए। इसी वंश में हमें एक शासक मिलते हैं, बिंदुसार। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। तो पहला हम क्या देखेंगे यहाँ? पहले हमने आपका देख लिया चंद्रगुप्त रहे। अब चंद्रगुप्त पे यहाँ डिटेल नहीं पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वो हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं और एमपी से उसका संबंध नहीं है। पर इसके बाद शासक कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार में एक पॉइंट जानेंगे हम, इनका समय जानेंगे। बिंदुसार ने कब बैठे गद्दी पर? बिंदुसार का समय देखा जाए तो 298 बीसी से 273 बीसी तक रहे। इनको क्यों हमने लिखा? क्योंकि इनके समय ही अवंती में, इनके समय ही अशोक अवंती का राज्यपाल बना था। तो ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि अशोक को हमें बड़ा डिटेल से डिस्कस करना है। तो अशोक किसके समय उज्जैन अवंती का क्या बना? राज्यपाल। तो लिखेंगे इनके समय ही अशोक अवंती के राज्यपाल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी फैक्ट अब एमपी के दृष्टिकोण से होगा वो हम बोर्ड पर सारा लिखते हैं, राज्यपाल रहे। ठीक है, बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शासक कौन आता है इस वंश में? इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शासक है, अशोक आ गए हैं। इसी को पढ़ना था। तो अशोक का समय है 269 बीसी से 272 या 232 है शायद,
232 BC। ये 4 साल का गैप दिख रहा होगा आपको 269 में। यहाँ उनका गृह कलेश था। कई भाइयों की इतिहासकार कहते हैं हत्या करने के बाद ही अशोक गद्दी पर बैठे थे। तो अब अपना जो मेन हीरो है एमपी के दृष्टिकोण से वो अशोक है। तो अब ये पूरा पृष्ठभूमि हम यदि आपको स्पष्ट नहीं करते तो डायरेक्ट अशोक पढ़ने में आपको समस्या होती है। ठीक है, लिखें अशोक के बारे में। पहला तथ्य, मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक योगदान देने वाला शासक। लिखेंगे आप मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक योगदान देने वाला मौर्य वंश का शासक अशोक था। शासक अशोक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आपको लाइन से स्पष्ट हो गया। दूसरा है अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा है। अब वो सारे फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है एमपी के संदर्भ। तो लिखेंगे आप अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा। अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे तो आप ये बात हमें कहां से पता चली, तो बौद्ध ग्रंथ है एक आपका दीपदान से हमें इसकी क्या जानकारी मिली, दीपवंश से जानकारी मिली। तो लिखेंगे यस, बौद्ध ग्रंथ है एक दीपवंश के अनुसार ये हमें जानकारी मिली है। तो इतिहास में सारा चीज जो भी लिखते हैं उसके हमें एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अशोक ने ही उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया। तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अशोक के बारे में सारा इंपॉर्टेंट है। अशोक ने ही उज्जैनी, तो कल आपको बताया था, अशोक ने ही उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया। अवंती की राजधानी बनाया था। अब हम थोड़ा रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लें और लिखेंगे अशोक का विवाह महादेवी से हुआ था। विदिशा की थी, वो एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। ऊपर से रब करते हैं क्योंकि अशोक को ही लिख रहे हैं आप। अगला फैक्ट लिखें अशोक के लिए, इनका विवाह की बात करते हैं, यानी अशोक का विवाह तो किससे होता है? अशोक प्लस महादेवी। महादेवी कौन है? इनके बारे में लिखें, शाक्य वंशीय कन्या है, ये शाक्य वंश की है। शाक्य वंश की है, पहला तो आप यही जान गए। और कहाँ से है? और ये विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री है। तो विदिशा बेसनगर कल ही बताया है, विदिशा और प्राचीन नाम इनके समय बेसनगर ही थी। ठीक है, और इसके साथ साथ इनका और पढ़ चले गए तो नगर सेठ की पुत्री थी। नगर सेठ की पुत्री थी। ठीक है, ये जाना आपने। अब इनसे 2 पुत्र हुए, तो यहाँ लिख लें अपन संतान है, यानी महादेवी से अशोक के। वैसे तो 5-6 विवाह हुए, 5 प्रमुख तो हम पढ़ाते ही हैं, फिर भी यहाँ इन महादेवी भर से बात करी जाए तो एक पुत्र का जो नाम है वो है आपका महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। यहाँ तक लिखा आपने। अब और रफ करते हैं क्योंकि हम अशोक के बारे में लिखा रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं सारी चीजें। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके बाद यानी 261 BC में क्या होता है? कलिंग का युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है ना,
तो लिखेंगे 261 BC कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इन दोनों को, यानी महेंद्र को और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो प्रश्न बन सकता है क्योंकि एमपी से संबंधित है, भेजा था, ये भी जाना आपने, ठीक है। इन दोनों मतलब महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में, ठीक है, ये जाना आपने अशोक के संबंध में। इसके बाद अशोक के कहने पर या अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप और वैश्य टेकरी स्तूप का निर्माण कराया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लिख लेंगे। तो लिखेंगे अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप, अभी हम सांची स्तूप को भी यहाँ खूब डिस्कस करेंगे, और एक है आपका वैश्य टेकरी स्तूप बनवाया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये आपने अशोक के बारे में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको हमने सारे स्पष्ट किए हैं। अब हमें चाहे तो हम अगले वीडियो में इसको देख सकते हैं। हमें कुछ स्तूप देखना है और कुछ मौर्यकालीन अभिलेख देखना है। तो चाहे तो हम इसको अगले ही टॉपिक में कराएंगे, और अशोक के उत्तराधिकारी। तो ये तीन जो चीज़ें हैं आपको हम कब कराएंगे, कल वाले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो भी ज़्यादा हो रहा है, आपको डिस्टर्ब भी होगा। अशोक तक देख ही लिया है, यानी मगध में आपने देख लिया मौर्य वंश इस समय शासन कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमें कुछ अभिलेख देखना है। वो अभिलेख कौन से देखना है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऐसे तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनाए, पर हमें यहाँ कल जो अभिलेख देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितने अभिलेख हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित स्तूप देखेंगे। इसके बाद अशोक के कुछ उत्तराधिकारी देखते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद मौर्योत्तर काल हम प्रारंभ कर देंगे। जितना भी बना रहे हैं सीरीज के अकॉर्डिंग अब सारा नोट्स बनाएं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।